Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we'll be covering these articles that you can see in front of you. I'll give you a brief about what we will be doing today so that you stay connected whole throughout the session and you have an idea कि जो आप 25-30 minutes लगा रहे हो इस lecture में what all you will be doing today. So the session deals with important articles, I would say. This is very important. This deals with your mains part. वैसे तो every article is important, but ये जो article है ये आपके main से link करता है need for a new agriculture export import policy. अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ज़रूरत है इस चीज़ की, तो अभी करंट में क्या दिक्कतें आ रही हैं? What are the factors or what are the challenges to the agriculture export policy of India? What do you mean by agriculture export policy? What are the factors that are influencing the exports, the imports? हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, हम कितना इम्पोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इम्पोर्ट करते हैं? एग्रीकल्चरल डोमेन से बात करेंगे आज, ठीक है जी. तो पेपर 3 से आप इसको अपने कनेक्ट कर सकते हो. एग्रीकल्चर मार्केटिंग के डोमेन से ये फिट बैठता है. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी ना ट्रेंड्स पूछने लग गई है. अच्छा, शुगर का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, अनियंस का एक्सपोर्ट, राइट, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 के बारे में कोई स्टेटमेंट डाल दी, दो और पूछ लिया आपसे. सो दिस वे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट. सो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. काफ़ी डेटा होगा, स्टैट होगा, सो डू राइट इट डाउन. व्हेनेवर जब भी मैं आपको ये देती हूँ, डेटा बोलती हूँ और ये आर्टिकल्स ऐसे कवर करती हूँ, मेक श्योर यू हैव पेन एंड पेपर अलॉन्ग विद यू. बिना पेन एंड पेपर के सेशन में बैठना ही नहीं है, राइट. बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि मैं लाइंस रीड करवा रही हूँ आपको. इट्स लाइक डिस्कशन की तरह से ही है ये. तो सुनो, लिखो, वट एवर यू फील इज इम्पॉर्टेंट, right? Make your own crisp short notes. Then we'll talk about eucalyptus. Prelims oriented. Article 329 clause B, why it is in news. GS paper 2 से भी लिंक करता है ये आपके, and we'll discuss complete about it. Prelim से काफ़ी statements बन सकती हैं. And विरूपक्षा temple architecture is your homework. देखो, पका पकाया खाना जो है, खाने की आदत जब लग जाती है तो वो बहुत बुरी आदत होती है. खुद से भी मेहनत करो, खुद से भी मेक श्योर यू हैव दैट क्यूरोसिटी कि मैं जाके प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस देखूं, राइट. यू शुड हैव इन योर सेल्फ कि पिछले साल का पेपर आप देखो कैसे आया था, कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है. टेम्पल आर्किटेक्चर होमवर्क दिया है तो मेक श्योर कि आज आप इसको कर ले. दैट शुड बी डन एंड डस्टेड, राइट. हर बार कह देना कि ये कराया नहीं था. अब हम देखो, यहाँ पे हम कोई 8th या 10th क्लास के या 12th क्लास के बच्चे नहीं हैं, ना हम कोई वी आर डूइंग ग्रेजुएशन में भी अब तो ऐसा नहीं होता है. बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. मेंटर्स आर देयर फॉर यू टू गाइड यू, टू गिव यू अ पाथ. चलना आपको है, करना आपको है. करोगे नहीं, सिर्फ ये कहोगे कि ये करा दो जी, वो करा दो जी. खुद क्या कर रहे हो आप? यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू जो आपको होमवर्क दिया जाता है. टेम्पल आर्किटेक्चर करो, राइट. सो डू दिस. साथ साथ करोगे, बहुत फायदे में रहोगे. ऐसे ही सेशंस का फायदा लो, ठीक है. चलिए, सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट, एंड यू आर गिविंग योर फीडबैक्स इन द कॉमेंट सेक्शन कि हाउ आर यू लाइकिंग दीज लेक्चर्स. सो आई एम सीइंग इट एंड आई नो दैट यू आर, अभी तो आपको अच्छे लग ही रहे हैं. सो थैंक यू फॉर दैट एज वेल. एंड चलिए शुरू करते हैं फिर. इन सारी बातों के बाद हमारा पहला आर्टिकल आता है यूकेलिप्टस को लेकर. न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि the recent decision by Kerala government
to allow Kerala Forest Development Corporation KFDC to plant eucalyptus trees 2024-25 के लिए ये जो उनका फैसला है it has sparked various discussions. Kerala government recently issued an order to plant these trees. ये आप देख रहे हो बड़े बड़े ट्रीज हैं. They act as shadow trees. They are native to ऑस्ट्रेलिया के आसपास. मैं आपको एक अभी थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, बाकी इन डिटेल बात करूँगी. अब देखो बात ये है ना कि अगर कोई ऐसा आ जाए जो लोकल कम्युनिटी के लिए आपके खतरा हो जाए, वो आता है ना मेहमान कोई बाहर से आए तो थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है, तो वही, और वो ठहर जाए अगर लंबे समय के लिए और फिर आपके रिसोर्सेज कंज्यूम करे, फिर और परेशानी होती है. तो यही है यहाँ पर भी इसको लेकर टेंशन. अब चलते हैं डिटेलिंग पे. नाउ it is a large genus of more than 660 species of shrubs, tall trees, right? Some of the tallest trees in the world, they are eucalypti. जैसे मैंने आपको बताया बहुत इट्स अ लार्ज जेनस, 660 स्पीशीज का श्रब्स हैं, टॉल ट्रीज हैं. ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, आसपास के जो आइलैंड्स हैं, दे आर नेटिव टू दैट. इनको गम ट्रीज भी बोला जाता है या स्ट्रिंगी बार्क ट्रीज भी बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. बहुत सी इसकी स्पीशीज कल्टीवेट करी जाती हैं इन मेनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड एज शेड ट्रीज और फॉरेस्ट्री प्लांटेशंस के अंदर भी. तो यहां पर ये जो ट्रीज है ना, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं एंड दे कैन बी हार्वेस्टेड फॉर टिम्बर, फॉर पल्प वुड, बहुत से प्रोडक्ट्स के लिए. फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस के लिए दे आर अ स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम. ये जाने, मैं आपको बाकी सारी बातें भी बताऊंगी इनकी फीचर्स वगैरह की, पहले ये सब सुन लो. नाउ दे आर नोन फॉर देयर हाई वाटर कंजम्पशन. इसी वजह से दे कैन लोअर द वाटर टेबल, दे विल अफेक्ट द लोकल वाटर सोर्सेस. They produce allopathic substances that inhibit the growth of other plant species also. और ये जो the deep root system है of eucalyptus, it can prevent soil erosion as well, लेकिन at the same time it can deplete soil nutrients. तो careful management की ज़रूरत है. जो प्लांटेशंस हैं इसकी, दे में डिस्टर्ब द लोकल इकोसिस्टम. जैसे मैंने बताया नेटिव है वहाँ का, यहाँ उगाओगे तो वही बाहर का मेहमान आ गया, फिर परेशानी होगी. किसको होगी? लोकल इकोसिस्टम को होगी, क्योंकि नेटिव स्पीशीज माइट स्ट्रगल टू compete विद यूकेलिप्टस फॉर रिसोर्सेज एज वेल. ठीक है. तो केरला के, अब जब केरला में ये बात हो रही है प्लांटेशन की, तो केरला के वाटर रिसोर्सेज विल बी इम्पैक्टेड बाय लार्ज स्केल यूकेलिप्टस प्लांटेशंस, और स्पेशली उन्हीं रीजन्स में जहाँ पानी की स्कार्सिटी है. और क्योंकि दिस इंट्रोडक्शन इज ऑफ अ नॉन नेटिव यूकेलिप्टस स्पीशीज, इट विल थ्रेटन द लोकल फ्लोरा फना ऑफ दैट रीजन. तो ये बहुत ज़रूरी है दैट यू इंश्योर सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस. मतलब you select appropriate sites, you maintain soil health, you protect your water resources. अब आपकी ये प्लांटेशंस आपकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को तो बूस्ट करेंगी, बट यू हैव टू बैलेंस योर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद एनवायरनमेंट, जो इसके सोशल इम्पैक्ट्स हैं उसके साथ. देखो ये जो ट्रीज हैं, दे हैव बार्क दैट कंटेन्स गम इन्फ्यूज्ड बार्क, लॉन्ग स्टेम, सर्कुलर लीव्स. These leaves are very hard to digest if you eat it as a whole. Some flowers also grow on eucalyptus trees. They can be white, yellow, shades of red. Medicinal properties भी हैं इसकी. There are various health benefits of it. Some eucalyptus leaves, they produce an oil with a very strong smell, और वो oil जो है बहुत सी illness को treat करने के लिए काम किया जाता है. And जब उसको dilute form में use करते हैं, it works well when it is applied to the skin.
राइट. सो यूकेलिप्टस ऑयल जो है उसकी जो एबिलिटी है टू रिलीव कंजेशन, टू हेल्प विद वेरियस विद ब्रीदिंग ड्यूरिंग कोल्ड्स एज वेल, तो इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं. मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात कर रहे थे, इट कंटेन्स एन ऑयल एंड it acts as anti-inflammatory, antioxidant, it helps in relieving congestion. So ये सारे इसके फ़ायदे हैं. पेन रिलीवर की तरह काम करता है. जॉइंट्स में जैसे दर्द होता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है. एंड जो इसकी वुड है इट इज़ वेरी टफ, ड्यूरेबल है, तो फर्नीचर के लिए, फेंसेस बनाने में वो यूज़ होती है. तो काफ़ी इसका यूज़ है. अब यूकेलिप्टस प्लांटेशंस की बात करें तो इंडिया के अंदर 2 मोस्ट वाइडली प्लांटेड यूकेलिप्टस कौन कौन से हैं? यूकेलिप्टस टेरिटिकॉनिस एंड यूकेलिप्टस हाइब्रिड. और ये कहाँ पर होती हैं प्लांटेशंस, वाइडली कहाँ ग्रो होती हैं? तमिलनाडु, अरुणाचल, आंध्र, गुजरात, हरियाणा, मैसूर, केरला एंड नीलगिरी हिल्स. कैसी सॉइल चाहिए आपको? डीप, फर्टाइल, वेल ड्रेन, लोमी सॉइल विद एडुकेट मॉइस्चर. सॉर्टेड है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं. देखो, पहले मैं आपको ना ट्रेंड बताती हूँ. कॉन्टेक्स्ट सिंपल है, नो रॉकेट साइंस. हाल ही डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डेटा रिवील दैट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जो माल बाहर भेज रहे हो आप, वो डिक्लाइन हुआ है 2023-24 में बाय 8.2%. क्यों हुआ, क्या हुआ, वो सारी बातें करेंगे. बट ज़रूरत ये है कि आपके पास एक बैलेंस्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हो, ताकि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टेबलाइज करें और ये इंश्योर करें कि मार्केट ग्रोथ भी हो और साथ साथ डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी भी हो. देखो, बात ऐसी है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2023-24 में गिरा है बाय 8.2%. ये चीजें ध्यान रखने वाली है. एक्सपोर्ट गिरा है बाय 8.2%, एक्सपोर्ट जो बाहर भेजते हैं. इंपोर्ट भी इट ऑल्सो ड्रॉप्ड बाय 7.9%. एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टेबलाइज करना बहुत क्रूशियल है और यू नीड अ बैलेंस्ड पॉलिसी, क्योंकि ऐसी पॉलिसी मेक श्योर करेगी कि यू हैव स्टेडी सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यू इंश्योर डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, यू सपोर्ट मार्केट ग्रोथ. शुगर देखो, 2023 अक्टूबर की बात करूं, फ्रॉम अक्टूबर 2023 कोई भी शुगर एक्सपोर्ट अलाउड नहीं किया गया. जिनमें एक्सपोर्ट हमारा गिरा है ना, तो मैं वो बता रही हूँ. बासमती, नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स वो इम्पोज कर दिए गए जुलाई 2023 में कि फूड इन्फ्लेशन और डोमेस्टिक सप्लाई हो. सो बैन वॉज देयर ऑन वाइट नॉन बासमती राइस. और अभी ओनली नॉन बासमती राइस एंड पार बॉइल्ड कैन बी एक्सपोर्टेड. एक्सपोर्ट ड्यूटी है 20%. एक्सपोर्ट गिरा नॉन बासमती राइस का. शुगर में भी आपने शुगर बंद कर दी. 2022 में मई के अंदर वीट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया था. 2024 मई में अभी अनियन पे जो एक्सपोर्ट था, जो बैन था, दैट वाज लिफ्टेड. लेकिन जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है दैट इज 550 पर टन. 40% ड्यूटी इम्पोज होती है. जस्ट गिव मी अ मिनट. 40% ड्यूटी इम्पोज होती है शुगर पे, अनियन पे. देखो, स्पाइसेस, बासमती राइस का एक्सपोर्ट बढ़ा, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट बढ़ा है. मेराइन प्रोडक्ट्स, कैस्टर ऑयल, सीरियल्स लाइक मेज, दे ऑल्सो सॉ एन इंक्रीज. जो की कॉमोडिटीज हैं, चीनी, नॉन बासमती राइस, वीट, सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई, राइट, जिसकी वजह से डिक्लाइन देखने को मिला. वो कह रहे हैं कि यही तो ज़रूरत है. आप इंपोर्ट की बात करो, इंडिया का एग्रीकल्चरल इंपोर्ट भी डिक्लाइन किया है बाय 7.9%.
कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट? फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग export as well as import. Write down those factors. एक्सपोर्ट हो रहा है, गिर रहा है, इंपोर्ट गिर रहा है, क्या फैक्टर्स हैं? देखो, एक्सपोर्ट क्यों गिर रहा है? एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस, ये इंश्योर करना कि enough food हो for our population and to control inflation, सरकार restrict export of rice, wheat, non-basmati rice, onion, sugar, और इसकी वजह से it caused a significant drop in the export of these commodities, right? तो global price movements जिस तरीके के होते हैं, they are tracked by FAO index, global price movements, वो कॉम्पिटिटिवनेस को इम्पैक्ट करते हैं. सरकार की पॉलिसीज हैं ऑन इंपोर्ट ड्यूटीज, दे कैन मेक इंपोर्ट चीपर, बट दैट विल डिस्करेज योर डोमेस्टिक प्रोडक्शन. लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा. एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या है ये पॉलिसी? ये इट कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट के रूल्स, स्टैंडर्ड्स, एक्शंस टू रेगुलेट एंड बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स. मतलब इसमें एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज, टैरिफ रिडक्शंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मार्केट एक्सेस, पूरे एग्रीमेंट्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना, ट्रेड प्रमोशन इंसेंटिव्स देना, इनिशिएटिव्स होना. सो इट इंक्लूड्स पूरा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का गोल है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करना, एक्सपोर्टर्स को, सो दैट दे एक्सेस द इंटरनेशनल मार्केट एंड एनहांस देयर कॉम्पिटिटिवनेस. एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 आई. इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर्स की इनकम डबल करनी है. तो इसके कुछ 3-4 ऑब्जेक्टिव्स थे इस पॉलिसी के, 2018 की पॉलिसी के 4 ऑब्जेक्टिव्स, कि 2022 तक हमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को डबल करना है फ्रॉम 30 बिलियन टू 60 बिलियन US डॉलर्स. एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फार्मर्स को प्रोवाइड करनी है. नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल, ऑर्गेनिक, यू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए यू नीड अ फ्रेमवर्क, यू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क टू ओवरसी द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन. लेकिन क्या चैलेंजेस आए? अभी आप बहुत बोल रहे, देयर इज अ नीड है ना फॉर दिस एग्रीकल्चर इंपोर्ट पॉलिसी में ठीक करने की इसको ज़रूरत है. क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इन दी इंडियाज एक्सपोर्ट पॉलिसी? पहला कि पॉलिसी इनस्टेबिलिटी है. आप डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम प्राइस इंक्रीज, गवर्नमेंट ऑफन चेंजेस योर एक्सपोर्ट पॉलिसीज. बैन लगा दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जैसे वीट पे, अनियन पे. वो मार्केट स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करती है और ये नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करेगी फार्मर्स को एंड ट्रेडर्स को भी. दूसरी बात, सब्सिडी सेंट्रिक स्कीम्स. इलेक्शन सीजन के टाइम पे फूड फर्टिलाइजर सब्सिडीज बढ़ा देना, लोन वेवर्स देना, फ्री पावर, दे आर कॉमन. दीज मेजर्स आर पॉपुलर बट दे अंडरमाइन योर फिस्कल डिसिप्लिन. एग्रीकल्चर के सेक्टर पे, फाइनेंशियल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट पड़ता है. फिर उसके बाद आपका R&D, इंडिया की इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इट इज़ अबाउट 0.5% ऑफ द GDP. बहुत कम है. जिस तरीके की यू नीड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, उसके कंपैरिजन में इट इज इनसफिशिएंट. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर इंडिया फेसेस चैलेंजेस, फेसेस कंपटीशन इन प्राइसिंग, इन क्वालिटी, एंड यू नीड टू मेक इंश्योर कि आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंट हो. यू आर मीटिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एज वेल. देयर आर इश्यूज विद पेस्ट्स बेसिकली.
फिर जिस तरीके की क्वालिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सपोर्ट, इट्स हार्ड टू मेंटेन। तो क्या कर सकते हैं? दिक्कत कहाँ आ रही है? स्टेबल नहीं है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी पॉलिसीज लाओ, यू इम्प्लीमेंट मोर प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज, जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। वो अनप्रिडिक्टेबल प्लान्स क्यों बनाने? You balance your interest and have long term goals, but that should be more predictable. Temporary tariffs कर सकते हो आप, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे बैन कर दिया मार्केट में क्योंकि यहां प्रोडक्शन कम हो रही है, तो हैव बफर स्टॉक्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज सो दैट यू कंट्रोल द प्राइस वॉलेटिलिटी ऑल्सो। तीसरी बात, फार्मर्स वेलफेयर, प्रायोरिटाइज फार्मर्स वेलफेयर, एंश्योर फार्मर्स रिसीव फेयर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस, मेक श्योर कि जो बेनिफिट है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के, दे आर डायरेक्टली सपोर्टिंग द फार्मिंग कम्युनिटी। फोर्थ, सपोर्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर ऑल्सो, जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, फूड सिक्योरिटी, उनको भी इंश्योर करो। इन्वेस्टमेंट कम है तो इंक्रीज योर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाई क्वालिटी यील्ड्स हो गए, इरिगेशन सिस्टम हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे इन्वेस्ट करो। इंश्योर करो दैट देयर इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट इफ यू वांट टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करो, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आओ, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होती हैं उसको कम करो। ये सारी चीजें कर सकते हो। You strengthen your diplomatic efforts also so that you negotiate on favorable trade agreements and reduce trade barriers. Gain better access to international market. Learn from successful agriculture export policies from other countries like Netherlands, US for that matter. तो ये सब भी कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, ये आर्टिकल था यहाँ तक। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन ने दे रिसेंटली इन्वॉक्ड आर्टिकल 329 क्लॉज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या कहता है कि इलेक्शन प्रोसेस के मिडल में इट प्रोहिबिट्स जुडिशियल इंटरवेंशन। कमीशन काम कर रही है इन द मिडल ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, इट प्रोहिबिट्स दैट। दिस इज एज पर आर्टिकल 329 क्लॉज बी एंड इलेक्शन कमीशन रिसेंटली इन्वॉक्ड इट। ये आपके स्टैटिक के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी है। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है? पार्ट 15, जो डील करता है आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329, स्पेशली इट डिस्कस इलेक्शंस। मैं आपको सिंपल टर्म में बता देती हूँ। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को पावर ग्रांट करता है टू डायरेक्ट एंड टू कंट्रोल इलेक्शंस। आर्टिकल 329 इसके अंदर 2 क्लॉजेज आते हैं, जो जब इलेक्शन के मैटर्स हो रहे हैं उस टाइम पे जुडिशरी का रोल जो एड्रेस करता है वो है आर्टिकल 329। अब इसमें 2 क्लॉजेज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। आर्टिकल 329 की जब हम बात कर रहे हैं ए बी, तो वी एम टॉकिंग अबाउट क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 1 क्या कहता है? किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिवाइडेड, हाउ सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। सो आर्टिकल 329 क्लॉज बेसिकली ए, क्लॉज ए ऑफ आर्टिकल 329 ए ये कहता है इट प्रोहिबिट्स द कोर्ट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द डिसीजंस दैट आर रिगार्डिंग हाउ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिवाइडेड, हाउ सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये कहता है कि it is ensuring that authority for making such decisions, it lies with that appropriate legislative body rather than being subject to judicial review. And second clause क्या कहता है? second clause क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग ऑनगोइंग इलेक्शंस, फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो है जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होगी।
कि इलेक्शन कमीशन कैन कैरी आउट इट ड्यूटीज विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द जुडिशरी ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस. नाउ वी हैव दिस आर्टिकल 329B. It was amended. There is an amendment by the Constitution, 19th Amendment Act 1966. क्या कहता है? ये कहता है, ये एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ पूरे आर्टिकल 329 के बारे में, कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, जब यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, no election can be challenged except by an election petition that is presented to the authority in such a manner as may be provided or by or under any law made by the appropriate legislature. सिंपल सी बात है, वो ये कह रहा है, इस अमेंडमेंट का पर्पस ये है to ensure कि no election either in the House of Parliament or the legislature of the state can be challenged except by an election petition. वो present होगा to the designated authority as prescribed by the law. ठीक है? We have representation of people Act 1951. It also supports Article 329 Clause B, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट के पास पावर है to hear and to decide election petitions. Any decision that is made in these election petitions by the High Court, आप उसको चैलेंज कर सकते हो in the Supreme Court as well. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं, ये थोड़ा सा आपके मेंस के लिए बहुत काम आएंगी. 1952 पन्नू स्वामी जजमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट इन के वेंकटचलम वर्सेस ए स्वामिकन 1999. तो ये कुछ रूलिंग्स हैं जो इसी के रिगार्डिंग हैं. जैसे पहले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329 क्लॉज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को एड्रेस किया कि जब हम आर्टिकल 329 क्लॉज बी की बात कर रहे हैं, हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं. इलेक्शन, वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्शन टर्म को आप रेफर कर रहे हो एज द कंप्लीट एंटायर प्रोसेस, इशूइंग ऑफ द नोटिफिकेशन से लेके विद द एंड ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, दैट इज योर कंप्लीट इलेक्शन. कि एक बार इलेक्टोरल प्रोसेस हो गया शुरू, कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर एट एनी इमीडिएट स्टेज पूरे इलेक्शन में. ठीक है जी. तो अच्छा, हाँ, और ये जो दूसरा केस है, इसके अंदर ये इन्होंने डिटरमाइन किया आर्टिकल 329 क्लॉज बी को कि this article does not apply if the matter relates to disqualification and penalties under 191 and 193. मतलब we have article 191 and we have article 193 as well, जो डील करते हैं विद डिसक्वालिफिकेशंस, विद पेनल्टीज जो कि रिलेटेड है टू द मेंबरशिप्स इन द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये कहती है कि इन केसेस दैट आर इन्वॉल्विंग डिसक्वालिफिकेशन, पेनल्टीज related to parliamentary and legislative assembly membership, courts can intervene, and article 329 clause B does not act as a barrier here. ठीक है जी. चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे. पोर्शन ऑफ विरूपक्षा टेम्पल इन कर्नाटका collapsed आफ्टर torrential rains recently. ये टेम्पल है. टेम्पल आर्किटेक्चर आप कवर करेंगे आज. मैं आपको बात करती हूँ इस विरूपक्षा टेम्पल के बारे में. हिंदू टेम्पल है. लॉर्ड विरूपक्षा जो कि फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा हैं, उनको डेडिकेटेड है. हम्पी में लोकेटेड है इन द विजयनगर डिस्ट्रिक्ट एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डेजिग्नेटेड है. तुंगभद्रा रिवर के पास ये सिचुएटेड है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल फंक्शनिंग, दैट इज 7th century AD का आप लगा लीजिए. It has been established. विजयनगर किंग्स के टाइम पे इट वॉज एक्सपैंडेड ऑल्सो. बहुत से इसमें और भी फीचर्स ऐड करे गए ड्यूरिंग चालुक्य पीरियड्स, चालुक्यान एंड होयसल पीरियड्स. तो उस टाइम पे इसमें और काम भी हुआ. रही बात इसके आर्किटेक्चर की, तो ये साउथ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है एंड यहाँ पर आपको सैंक्टम सेक्टोरियम, पिलर्ड हॉल्स एंड नंबर ऑफ स्मॉल श्राइन्स देखने को मिलेंगे. देर आर 3 गोपुरम्स, ईस्टर्न गोपुरम, right? Smaller gopurams are also there. So ये है आपका आर्किटेक्चर. आपको करना क्या है? सिंपली
टेम्पल आर्किटेक्चर कवर करना है। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। साउथ इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल कवर करना, टेम्पल आर्किटेक्चर्स देख लोगे पूरे नॉर्थ साउथ के तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, बहुत हेल्प मिलेगी। सो डू कवर दैट। इस सेशन के लिए इतना ही। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।